आने वाली जो वैकेंसी है उसमें क्या होता है कि जिनकी कम मेरिट है वो पैसा देकर ऑटोमेटिक करवा लिए हैं, तो उसके लेकर बड़ी परेशानी है। और आपसे भी मैडम रिक्वेस्ट है, जब भी अगर मुलाकातें हुई तो कुछ रिक्वेस्ट नहीं, मैंने आपको ये सारी बातें आपने जो सवाल पूछा उसका आए हैं, आप देखे होंगे योगी के तरह ही है। कहा जा रहा है कि आने वाले जो समय में जो चुनाव होगी 2025 की जो चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा, तो वही बात बोले थे तेजस्वी यादव जी, पूरा बिहार जानता है, सब लोग जानते हैं कि रोजगार नौकरी हम देने वाले हैं। आपकी सरकार की 5 महीने हो गई, क्या अभी तक क्या दिए और क्या देने वाले हैं? क्योंकि 24 में भी इलेक्शन है, 25 में भी इलेक्शन है। अगर नहीं दीजिएगा तो मैडम आप जानते ही हैं कि तमाम लोग अब एक्टिव रोजगार नौकरी के लेकर हो गए हैं। जनता भी अब जानते हैं कि भैया हमको वोट देने से पहले नहीं मिलेगा। मौजूद है हमारे जस्ट बगल में रितु जायसवाल जी, जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है। इनसे हम कुछ बातें करेंगे। बीबीसी मुद्दा अभी हाईलाइट चल रही है। मैं बिहार की बात करूं, भारत की बात करूं, तमाम जगह पे अभी हाईलाइट चल रही है बीबीसी मुद्दा, और एक तरफ रोजगार के लेकर, दोनों काफी हाईलाइट मुद्दा है। मैडम सबसे पहले तो बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको। ये जो बीबीसी का मैडम जो मुद्दा अभी हाईलाइट चल रही है, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए बात आप आज बीबीसी पे जो जिस तरीके से रेड डली, जिसको कि वो लोग सर्वे का नाम दे रहे हैं, या किसी भी तरह की छापेमारी, चाहे वो ईडी के द्वारा हो या सीबीआई के द्वारा हो या जिसके भी द्वारा हो, ये उनका काम है, वो करते हैं, इस बात को हम अग्री कर रहे हैं। प्रॉब्लम होती है कि किस वक्त में किया गया, आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो नज़र में आई और उनके उनके ऊपर छापेमारी पड़नी शुरू हो गई। एक पर्टिकुलर समय में, जब मुद्दा कहीं और से कनेक्टेड तो नहीं है, ये समझने की बात है। छापेमारी करना काम है आपका, आप करेंगे। जो जो रेड डलती है वो इनकम टैक्स या ईडी या सीबीआई का काम है, वो डालेंगे। इशू वो नहीं है, इशू इस बात से है कि वो सिलेक्ट करके टारगेट करते हैं। ठीक है, एक-एक को चुन-चुन के मारेंगे वाला बात होता है ना, कि जो मुँह खोलोगे वो जाओगे, वो छोड़ेंगे नहीं, मारे जाओगे। प्रॉब्लम इस चीज़ से है। आप काम करिए, कोई भी एजेंसी अपना काम न्यूट्रल होके कर रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पिन करके किया जाता है, उसको एक हथियार की तरह जब एजेंसीज़ को इस्तेमाल करने लगे सरकार, केंद्र की सरकार, अगर अपने एजेंसियों को या कहीं की भी सरकार अपने एजेंसियों को हथियार की तरह अगर इस्तेमाल करने लगे, तो ये आपके पत्रकारिता के लिए भी घातक है, लोकतंत्र के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है, एक आम इंसान के लिए भी घातक है। बात वही हुआ कि अगर मेरे विरोध में बात करोगे तो हम चुन चुन के मरवाएंगे चुन-चुन के या जो भी मरवाएँगे। करवा सकते हैं। बिल्कुल है, अगर आप अभी देखें कि आखिर इस तरह से बीबीसी के जितने भी हैं उन ऑफ़िस, उन पे जिस तरीके से रेड एकाएक मारा जाने लगा, ये इसके पीछे का आप स्टोरी थोड़ा-सा जाएँगे इनसाइड स्टोरी में, तो आपको पता है कि कौन-सी ऐसी मूवी थी, कौन-सी ऐसी स्टोरी थी या कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसको रोका गया लोगों के सामने में आने से, कि ये फ़ोर्सफुली रोका गया कि ये नहीं आना चाहिए, उसको हटाया गया, बैन किया गया। किस दंगे की बात हो रही थी? किसका चेहरा खुल रहा था? कौन-सा चेहरा सामने आने से बहुत कुछ खुल जाता? तो किसको रोका गया? सबको पता है कि क्या है। उसको किस तरह से रोकने की कोशिश, जिस मीडिया ने इसको दिखाने का जुर्रत कह लीजिए, क्योंकि अभी जो शहंशाह आका बैठे हैं उनके सामने, तो अगर कोई अगर सच्चाई भी करता है, हकीकत भी दिखाना चाहता है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हो गई? खरीद लिया जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या मजबूर कर देते हैं इस तरीके से कि अगला टूट जाए। तो ये सारी चीज़ें तो ये तो आप देख ही रहे ही हैं, दबाव में है, आकाओं के दबाव में है। आपका मीडिया पे जिस तरह से किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये कोई नॉर्मल ऐसे थोड़ी है ना, वही बीजेपी कर रही है। सीधी-सी कहने का बात है। मतलब हुआ कि हाँ, तो बीजेपी और कर क्या, रही है। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है, बीजेपी और की। उनको राजनीति यही करनी आती है कि जो मुँह खोलेगा वो जाएगा। अच्छा मैडम, एक प्रश्न आ गया है बीजेपी से। अभी हमें हमारे पास एक प्रश्न आ गई है कि बीजेपी में योगी योगेश्वर दास जी एक आए हैं, आप देखे होंगे। योगी के तरह ही है। कहा जा रहा है कि आने वाले जो समय में जो चुनाव होगी 2025 की जो चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा, विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसमें हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर हम उसे रातों रात उन्हें लाया गया। आपने देखा कि कैसे उनको स्वागत किया गया बीजेपी में। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है कि योगी राज बिहार में भी आ सकती है और महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत काल बन नहीं, सकती है? वो वो तब होता जबकि योगी के राज को बहुत अच्छा राज माना जाता, या कि जो केंद्र सरकार का जो राज है, भाजपा की जो सरकार चल रही है अभी, उसके राज को बहुत अच्छा माना। जिस तरीके से देश को हर तरीके से तोड़ दिया है, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, तबाही के कगार पे है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, चड़मड़ाना तो छोड़ दीजिए, खत्म हो गई। जिन अकाउंट पे इन्होंने पैसे लगाए, जहाँ गरीबों के, किसानों के लोन माफ नहीं होते, उसके बदले उनके ट्रैक्टर उठा लिए जाते हैं,
उनकी बाइकें उठा ली जाती हैं, उनके रोटावेटर उठा लिए जाते हैं, उनके लोन माफ़ नहीं होते। लेकिन ऐसे 1-2 व्यक्तियों के ऊपर देश का पूरा खजाना लुटा दिया जाता है, लोन के रूप में दे दिया जाता है। उसका असर किन पे पड़ता है? आप पे पड़ता है, हम पे पड़ता है, गरीब जनताओं पे पड़ता है, लोगों पे पड़ता है, जिन्होंने पैसे लगा रखे थे। इस तरह से ग्रुप जो बर्बाद हो, तो लोगों का मसला क्या है? आज देश का मसला क्या है? आज देश का मसला है कि किस तरीके से आर्थिक रूप से टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है, किस तरीके से बेरोज़गारी जो है, उनके जो सपने दिखाने की बात, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की थी, वो कहाँ है? तमाम तरह की चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, जिससे आज देश जूझ रहा है। उसको चलिए डाइवर्ट करने के लिए आपने नौकरी के उसको ऊपर डाइवर्ट जी, करने के लिए जी। अब वो योगी लाएँ, योगी जैसे दिखने वाले चेहरे लाएँ, उनके क्लोन बना दें, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा। नाम भी सेम है मैडम, जनता, योगी और हाँ, वही यशवंत मैं का। कह रही हूँ, उसके क्लोन बना दें, कुछ भी करें, उससे उतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जनता जो हर रोज़ आज निवाले के लिए तरस रही, जो उनकी रोटी पे भी जीएसटी लग गया, जो रोज़ के जो उनका भोजन है, जो सुबह-शाम वो खाते हैं, दूध-दही तक को नहीं छोड़ रहे हैं, गेहूँ-चावल तक को आप नहीं छोड़ रहे हैं, आटे तक को आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर गरीबों को कब तक आप हिंदू-मुस्लिम में जी और मैडम। योगी और भगवा में आप भुलाते रहेंगे? महागठबंधन के लिए क्या ये वाक़ई में कुछ कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं? कोई चलिए मैं चैलेंज यही नहीं जानना चाह है, रहा था मैडम कि क्या आप मान रही हैं कि महागठबंधन के लिए कोई चैलेंज चैलेंज है? नहीं है। अब ऐसे अब है कि अब ऐसे आप रोज़गार, बयान नौकरी की भी आप बातें कर किए हैं, करके इसीलिए हम एक प्रश्न करेंगे जी, बिल्कुल कि करिए। आपकी सरकार जब नहीं बनी थी, तो वही बात बोले थे तेजस्वी यादव जी, पूरा बिहार जानता है, सब लोग जानते हैं हुँ, कि रोज़गार, नौकरी हम देने वाले हैं। हुँ। आपकी सरकार की 5 महीने हो गई, क्या अभी तक क्या दिए और क्या देने वाले हैं? क्योंकि 24 में भी इलेक्शन है, 25 में भी इलेक्शन है। अगर नहीं दीजिएगा तो मैडम आप जानते ही हैं कि तमाम लोग अब एक्टिव रोज़गार, नौकरी को लेकर हो गए हैं। जनता भी अब जानते हैं कि भैया हमको वोट देने से पहले नहीं मिलेगा तो हम नोटा पे दबाएँगे या फिर जो भी विरोध। देखिए, सरकार कोशिश कर रही है। अभी आपने खुद कहा कि 5 महीने हुए हैं। जी, जादू की छड़ी नहीं होती है कोई चीज़ जो सब कुछ ठीक हो जाए। स्टार्ट किया जा सकता है। नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ है। आप इतनी सारी वैकेंसीज़ की बात करें, चाहे वो हेल्थ विभाग में हो या जितने कार्यपालक अभियंता के हों या अभी पुलिस में इतनी भर्तियाँ निकाली गई हैं, तो आप अगर आंकड़ा देखेंगे कि जिस तरीके से अभी जॉब दिया जा रहा है, भर्तियाँ निकाली जा रही हैं, क्या ये संकेत नहीं है? हम मानते हैं, जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी लगातार हमारे मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान जा रहा है कि बस थोड़ा और जल्दी ही खुशखबरी देने वाले हैं। अब एकदम एग्ज़ैक्टली टाइम तो हम बता पाएँगे, क्योंकि मैं तो चंद्रशेखर जी नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हूँ। जो हमारे मंत्री जी का बयान है या जो चीज़ें होंगी, वो जो हमें वहाँ से पता चलता है, उस बात को ही हम यहाँ पर आपके सामने में रख सकते हैं। तो हमें जो पता चली है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि खुद जो रोज़गार की झड़ी अभी बिहार में लगी हुई है, उसकी आग जो है वो विपक्ष को लगी हुई है। यहाँ पे नौकरी ये जिस तो तरह से दी लाजमी जा है रही है, मैडम। और अब अगर आपने जो बात, अगर आप पर्टिकुलर एसटीटी की कर रहे हैं या कुछ भी, मैं कंसर्न हूँ उस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है। आज जब मेरे ही खुद के उसमें सवाल पूछा जाता है, जब मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो नीचे हो जाता है कि मैडम अब क्या हुआ? आप क्यों नहीं आते इंतज़ार हैं? की घड़ी खत्म नहीं, नहीं, कीजिए। अब आप पहले आप आती थीं बच्चों के पास, हम लोगों के पास, अब आप नहीं आप आती हैं। गर्दनी बाग में भी जाती मैं थी, गर्दनी बाग या हर जगह जी। पे गई। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, उन बच्चों के आपके चैनल के माध्यम से ही ये कहना चाहती हूँ, आपने पूछ लिया, बात आ गई, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप विपक्ष में होते हैं, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनसे आपकी बातचीत नहीं है, जान-पहचान नहीं है, एक विपक्ष की भूमिका में है, वो किस तरह से क्या करेंगे, उन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आम जनता की आवाज़ बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप जीते हुए प्रतिनिधि हैं, तो आप सदन में आवाज़ उठाएँगे। अगर आप हारे हुए हैं या फिर आप विपक्ष में। वि विपक्ष में हैं या आप एक आम कार्यकर्ता हैं, वो अपनी आवाज़ सड़क के माध्यम से उठाएगा। तो बच्चे जब सड़क पे गर्दनी बाग हो या अन्य जगहों पे अगर वो धरना दे रहे थे, तो वहाँ पर एक उनकी आवाज़ बनने का काम कि हम वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हम न सदन में रहे नहीं हम, मतलब नहीं पहुँच पाए, या फिर हमारी उनसे, चूँकि विपक्ष में है तो हमारी उतनी वैसी बातचीत नहीं है कि हम अपनी बात को रख सकें। आज जब हमारी सरकार है, तो मुझे उसी बात को, हम आज भी काम वही कर रहे हैं। आज भी मेरा प्रयास वही है कि जिन बच्चों की आवाज़ बन के मैं वहाँ जाती थी, उन बच्चों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की। तो आज जब सरकार हमारी है, तो मुझे रोड पर चिल्ला के पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट भी जाके कह सकती हूँ कि चंद्रशेखर सर, ये मैटर आ रहा है, ये कब तक सुलझेगा? क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी के मंत्री हैं। तो वो दूरी नहीं है कि हमको चिल्ला कर के आवाज़ उठाना, हमको बात यहाँ पे पहुँचाना है, बस ऑफ़िस में जाना है, उनसे बात करनी है और पहुँचाना है बात। ये अंतर को समझना होगा कि जब आप विपक्ष में रह करके
जिन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आज सरकार में है तो आप रोड पर ही पहुंच करके उस मुद्दों को नहीं उठाएंगे, बल्कि आप अब सरकार में है तो आप उन मुद्दों को उठाएंगे, आप तो उन तक पहुंचाएंगे बात को। तो वो हम लगातार कर रहे हैं, मंत्री जी के संपर्क में हमारी बातचीत हो रही है और इस चीज को लेकर के हमारी मतलब हमारी सरकार जो है वो कंसर्न है। और चंद्रशेखर जी ने बयान दे ही दिया है कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। दिक्कत क्या है? जो एग्ज़ाम जो हुई थी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का, हमने मंत्री जी से जब बातें किया था, मैं खुद बाइट भी उनका लिया था, जो चंद्रशेखर यादव जी जो शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे जब बाइट मैंने शिक्षा मंत्री से लिया तो उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि रेटिना चेक हो या फिर थंब चेक हो, क्योंकि इस बार जो केंद्रीय शिक्षक वो तो केंद्र ली है, गलती आपकी नहीं है मैडम, आपकी सरकार की गलती नहीं, बिहार की गलती नहीं है, केंद्र गलती की है, उसका सजा भुगतना पड़ता है बिहार को, क्योंकि जो सिस्टम जो हैंकी का जो इस बार सिस्टम चला है, तो उससे क्या होगा कि मायूसी उन स्टूडेंटों में है जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ने वाला नहीं है उसमें खुशी है कि हम पैसा देकर करवा लिए। तो उसके लिए आपके अगर संपर्क नॉलेज में कोई जानकारी है तो दे सकते हैं। नहीं, नहीं, देखिए जो भी अभी बीपीएससी ही पेपर लीक का जो मामला था, जो कि रद्द हुआ और फिर दोबारा फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो फिर उसमें भी ये चीज़ें प्रॉब्लम आई। लेकिन ये है कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हम अब बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो प्रयास कर रही हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना हों, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जो कि पूरी मेहनत से पढ़ते हैं। और ऐसे लोग जो अपनी सेटिंग के माध्यम से आते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हों या जो भी हों, अगर किसी तरह के सॉल्वर्स बैठ रहे हैं या किसी तरह की सेटिंग चल रही है, इन सब चीज़ों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई आगे हिम्मत नहीं करे। क्योंकि ये एक बात एक नौकरी की नहीं है, एक नौकरी के पीछे एक एक घर जुड़ा होता है। वो पूरा घर उसका, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी, किसी को बहन की शादी करनी, किसी को गरीब माँ-बाप का इलाज कराना है, घर चलाना है, रोटी खानी है, वो पर गुनाह थोड़ी किया है। वो पढ़ के बेचारा अपनी नौकरी तो माँग रहा है। और जब नौकरी की बात आती है तो जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं होते हैं, उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो हमारी सरकार हो या जब विपक्ष में जब थी सरकार, किसी की भी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। बहुत बिहार जी, जी, एक मेरा मेरा ख़ासकर रिक्वेस्ट होगा मैडम कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। वही जो फर्जीवाड़ा को लेकर अभी मैंने जो बताया, इस पे, क्योंकि जो आने वाली जो वैकेंसी है, उसमें क्या होता है कि जिनकी कम मेरिट है वो पैसा देकर ऑटोमेटिक करवा लिए हैं, तो उसके लेकर बड़ी परेशानी है। और आपसे भी मैडम रिक्वेस्ट है, जब भी अगर मुलाकातें हुई तो कुछ रिक्वेस्ट। नहीं, नहीं, मैंने आपको ये सारी बातें, आपने जो सवाल पूछा उसका उत्तर तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि इसके लिए पूरी तरह से कंसर्न है और इसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कड़े से कड़े कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। ऐसे अधिकारियों को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जो कि, या फिर उनकी नौकरी ख़त्म की जानी चाहिए, ताकि फिर को कल को वो किसी और बच्चे के भविष्य को बर्बाद ना कर सके। इसलिए हमें लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो ख़ासकर परीक्षाओं में जिस तरीके से हो रहा है, जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद करता है, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए खुद हमारी सरकार जो है उसने कई चीज़ें ऐसे रखी थी, जिसमें कि पेन भी जो ले जाना था वो अपना नहीं ले जाना था, जो इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा था वो लेकर के जाना। तो कई चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है और हमें लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी जल्दी ही। बिहार सुरक्षित हाथों में है और जहाँ पे लोगों की, युवाओं की उम्मीद है, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिल्कुल खरे उतरेंगे और जिस गठबंधन में बिल्कुल उतरेंगे। 23 में खड़े उतर जाएंगे। बिहार के जो डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी है, वो 23 में खड़े बिल्कुल जिस मकसद को लेकर वो आए हैं बिहार में, वो मकसद पूरा कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा, आपने सुना। और देखिए, फर्जीवाड़ा के लेकर मैंने एक मुहिम चलाया था कि फर्जीवाड़ा को रोकना है। फर्जीवाड़ा हो भी गई है, तो जो भी शिक्षकों की जो बहाली अभी होने वाली है, उसमें किस प्रकार से रोका जाए, ताकि जो अभी जो नियोजित शिक्षकों में बहुत सारे शिक्षक फर्जी हैं। प्रतिदिन न्यूज़पेपर में, आज के भी न्यूज़पेपर में दिया गया कि अब एफआईआर किया जाएगा, नहीं तो हटा जाए और पैसा वसूली किया जाए। तो ये दुर्भाग्य है हमारे बिहार की, और अभी से ही सख्ती बरता जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के फर्जी शिक्षक ना भी मिल पाए। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, आप देखते हैं एनसीपी। धन्यवाद।